Assalamu alaikum everyone, participants of Startup Summer School. I'm Ahmed. Today is the 16th of our roller coaster ride, and we are back with the last session of the day. Mr. Farhan Maiman is joining us. Mr. Farhan Maiman is a seasoned IT professional, and he has more than 2 decades of experience in the field. Topic of the day is business process automation. Sir Faisal, thank you very much for joining us, and over to you. Thank you very much, Ahmed, for giving me an opportunity to be part of this session. Before I start my topic, business process automation, I would like to share my two of the childhood stories. One is the Aladdin ka Charag, Aladdin and the Magic Lamp. इसमें होता ये था कि किसी बंदे के पास अगर ये अलादीन का चिराग होता था तो वो सिंपली उसको रब करता था और उसमें से एक कैरेक्टर जिसे हम जिन कहा करते थे वो अपीयर होता था और उस अपीयर होने के बाद वो आके कहता था कि जनाब क्या हुक्म है मेरे आका। तो वो जो मालिक है वो उसको कोई भी टास्क असाइन करता था और वो उसको लिए वो काम या वो चीज लेके हाजिर हो जाता था। दूसरी स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो है हमारे अली बाबा 40 इसमें अली बाबा जो है उसको किसी गार का पता चलता है जो पहाड़ के अंदर केव्स होते हैं उसमें, और वहां पे जो दरवाजा होता है वो पत्थर का दरवाजा होता है। अच्छा, अब उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई ताला या चाबी नहीं होते, बल्कि उसका एक कोड वर्ड होता है जो अली बाबा जाके उस पर कोड वर्ड बोलता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अली बाबा साहब अंदर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद जब अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं बंद हो जा सब, तो वो कोड वर्ड के साथ वो दरवाजा बंद हो जाता है। अच्छा, इन दोनों स्टोरीज को अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे बयान करने का मकसद ये था कि ये चीजें जो पास्ट में जिसे हम एक सोच या एक तस्वुर करते थे कि काश ये चीज हो जाए, ये जो काश जिसे हम कहते हैं ना, जो कि कुछ साल पहले थी और आज की काश कुछ सालों बाद हमें नजर आएगी। अच्छा, उस काश में अगर देखें तो ये जो पहली स्टोरी मैंने जिसको अलादीन का चिराग के नाम से आइडेंटिफाई किया था, आपको शेयर किया है, इसमें देखें तो अलादीन का चिराग को रिप्लेस कर दिया है आजकल हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन्स पे हम क्या करते हैं कि हम सिंपली टैप करते हैं और जो भी चीज हमें चाहिए होती है वो चिराग पे जो काम होता था वो मोबाइल फोन पे होता है और चीज आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि चिराग में हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे, यहाँ हमें पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो स्टोरी थी हमारी वो है अली बाबा और 40 चोर। इस स्टोरी में अगर देखें तो ये जो कोड वर्ड था, एक ख्वाहिश थी कि जी दरवाजा कुछ अल्फाज के जरिए या ऐसे ही खुल जाए, ऑटोमेट हो जाए। तो ये आज जितने भी हमारे पास शॉपिंग सेंटर्स हैं, ऑफिसेज हैं, आप वहां पे जाएं तो आपके पास स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, आप जाके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं, एहतरामन दरवाजा आपके लिए खुल जाता है और आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये चीजें जो पास्ट में कुछ सोची गई थी या जिनको एक अज्यूम किया गया था कि ये चीजें हम मैजिक के तौर पर शो करते थे, वो आज हमारे सामने हकीकत होके एक शक्ल के शेप के तरह हमें आ गई है सामने। अच्छा, हमारे एक दोस्त का कहना है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि जी टुडेज मैजिक इज टुमारोज टेक्नोलॉजी। तो आज का जो हमारा मैजिक है वो आगे आने वाली नस्लों के लिए वो टेक्नोलॉजी बन जाएगा। जो हमारे लिए मैजिक था वो आज हमारे सामने कुछ सालों के बाद आके वो एक सक्सेस स्टोरी बन गई और वो एक टेक्नोलॉजी की शेप में हमारे सामने आ गई। अच्छा, हम अब चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो है हमारा बिजनेस प्रोसेस। साहब मेरा एक कमेंट है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है कि नॉर्मली हमारा ख्याल होता है कि जो फिक्शन होती है ना वो रियलिटी से निकल रही होती है। एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड कि जो रियलिटी है वो फिक्शन से निकल रही है। मतलब आपकी दोनों एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि ये किसी जमाने में फिक्शन होगी, नाउ इट्स अ रियलिटी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर देखा जाए तो वो चीजें जिस तरह से मूव हो रही हैं और आगे जो आज फिक्शन है वो आगे चल के हमारे बच्चों के लिए वो रियलिटी में चल।
अच्छा, इसमें जो हम टॉपिक्स देखेंगे, सबसे पहले तो बिजनेस प्रोसेस क्या चीज होती है, उसको ऑटोमेट करने की क्या जरूरत है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों किया जाए ऑटोमेट, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास टर्म्स यूज होती हैं कुछ एज इज टू बी की, उनको थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस तरह से चलता है और किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और आगे लिया जाए। सबसे पहले अगर हम चलें, बिजनेस प्रोसेस है क्या। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर देखें तो कुछ चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर टास्क अचीव करने के लिए, बिजनेस गोल अचीव करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और वो टास्क की एक सीक्वेंस होती है। उस सीक्वेंस को अगर फॉलो करते हुए वो टास्क किए जाएं तो वो एक बिजनेस प्रोसेस कहलाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्रोसेस काउंट होता है। अच्छा, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, सप्लाई चेन भी होता है, कस्टमर सर्विसेज भी आ जाते हैं, सेल्स का भी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरह आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बजट बजट जब बनता है तो उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की इनपुट्स होती हैं, वो अपना बजट जमा करवाते हैं। फाइनेंस उसके पास आ जाती हैं सारी डिटेल्स। फाइनेंस को ये पता होता है कि जी किस डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है। अच्छा, जब हम खर्च करने जाते हैं तो वही डिपार्टमेंट्स जब खर्च करने लगते हैं तो उनके प्रोसेस से जो खर्चा करते जाते हैं ऑटोमेटिकली या मैनुअली, वो अगर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं तो फाइनेंस के पास अपडेट जाती रहती है कि जी इस डिपार्टमेंट ने इतना खर्चा कर चुके हैं या कर लिया है। अच्छा, अब ये चीजें वैसे अगर हम देखें तो मैनुअली पहले मेंटेन होती थी। इसको लोग कागज की शेप में या एक्सेल की फॉर्म में लोग ईमेल कर दिया करते थे और इन्फॉर्मेशन जाती थी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, एक मेल मैंने भेज दी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जी ये मेरा खर्चा है। नेक्स्ट मैंने देखा जी इसमें तो कोई करेक्शन निकल आई है, मैंने फिर दोबारा वो मेल कर दी। अब जो इसी तरह से अगर एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को मल्टीपल डिपार्टमेंट से मल्टीपल इन फाइल्स की सूरत में अगर ये इंफॉर्मेशन आएगी तो वहां पे गलती का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये इंटीग्रेटेड है तो नेचुरली इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। अच्छा, अब इसमें हम किस तरह से इसको ऑटोमेट करें। नेचुरली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे जो कि इन टास्क को ऑटोमेटिकली आपके लिए परफॉर्म करें। सपोज इसकी एग्जांपल ले लें, मुझे एक ईमेल करनी है। एक तरीका तो ये है कि मैं 50 लोगों की ईमेल करना है तो मैं 50 लोगों को ईमेल बैठ के करूं। और अगर रेगुलर मुझे हर मंथ वो मेल करनी है या हर वीक वो मेल निकालनी है, मैं उसको एक ऑटो पे एक रूल बना दूं या टेक्स्ट कर दूं तो और सेव कर दूं कि जी ये टास्क मेरे लिए मेरा सिस्टम उसको ऑटोमेट कर दे और वीकली बेसिस पे ये मेल एज ए रिमाइंडर या जो भी इनविटेशन के तौर पे वो चली जाए। तो सिस्टम मेरे लिए वो चीज खुद ब खुद परफॉर्म करेगा, मुझे बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे हम आगे लेके फर्दर डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हमने पिछली स्लाइड में बात की है तो ये देखें कि हर डिपार्टमेंट का किसी ना किसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन का फ्लो चलता रहता है और हर किसी को किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती है। अब सेल्स वाला है, उसको मार्केटिंग वाले को ये पता होना चाहिए कि जी भाई मेरी सेल्स कितनी हो रही है। अब उसको हर बार इंफॉर्मेशन, क्योंकि सेल तो डेली बेसिस पे हो रही है, तो मार्केटिंग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो डेली बेसिस पे ऑनलाइन चाहिए। इसी तरह से फाइनेंस है, फाइनेंस को कैश फ्लो के बारे में पता होना चाहिए कि जी हमारी सेल भी हो रही है या एक्सपेंडिचर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जितना भी खर्चा हो रहा है वो भी मुझे डे टू डे चाहिए। ऑपरेशन टीम ये चाहेगी कि जो मैं प्रोडक्ट या जो सर्विस में दे रहे हैं हम लोग, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे कितने चीजें रिक्वायर्ड हैं, इन्वेंट्री क्या है, उसका मटेरियल क्या कंज्यूम हुआ है, ताकि वो भी चीजें आती रहें। तो इंटरेक्शन जो हमारे पास होता रहता है इनके साथ, तो तमाम डिपार्टमेंट्स को ये इंफॉर्मेशन का फ्लो फुली एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो सबसे पहला जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का हमारे पास मिलता है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है। अब कॉस्ट रिड्यूस के मल्टीपल वेज है। कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस होगी, अगर मैं अपना प्रोसेस एक मैनुअल चला रहा हूँ, एक कॉस्ट और दूसरा प्रोसेस मेरा ऑटोमेटेड है, तो सिंपल अगर मेरी चीज एक फाइल एक जगह से मूव होने में दूसरी जगह पे एक हफ्ता लेती है, तो अगर वो ऑटोमेट हो जाती है और वही काम जो मेरा एक हफ्ते में हो रहा है अगर चंद मिनटों में हो जाए,
तो मेरे पास जब टाइम सेव होता है तो उस टाइम सेव के पीछे मैं काफी चीजें बैक एंड पे कॉस्ट की शेप में उसको सेव कर सकता हूँ। इसी तरह से जब मेरी एक चीज प्रोसेसिंग का जो साइकिल है वो ड्यूरेशन अगर मैं कम कर रहा हूँ तो उससे एफिशिएंसी भी आती है। अब आप सिंपली आपने काफी जगहों पे देखा होगा कि आप जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी फाइल ले ली और कल आएगा या परसों आएगा या एक हफ्ते के बाद आएगा, लेकिन आपको उस जब वहां से आप निकलते हैं तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन और आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है बड़ी डिफरेंट होती हैं। आप सोच रहे होते हैं यार ये मैं किस जगह आ गया हूँ, ये पता नहीं अब काम मेरा होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आप जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा नादरा के ऑफिस में जाएं आप या पासपोर्ट ऑफिस में जाएं बना, वहां पे देखें एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपको पता है जी मुझे 1 2 3 4 काउंटर पे जाना है और मैं 1 बाय 1 जाऊंगा इस काउंटर पे और मुझे इजीली मेरा काम प्रोसेस चलता रहेगा, साइकिल चल रही है, विजिबिलिटी है सबके सामने, सामने सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं और आपका वो प्रोसेस इजीली सिंपल कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो नेचुरली एक हमारे पास एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई। इसके बाद आगे हम देखें कि लेस पेपर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं, एक पेपरलेस की बात होती है, एक होता है लेस पेपर। लेस पेपर क्योंकि हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम टर्म यूज करते हैं लेस पेपर कि कागज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। आपके पास कुछ फॉर्म्स होते हैं, अब एक फॉर्म आपने फिल किया, सिंपली आप नादरा के ऑफिस में गए हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो एक सिंपल आपने फॉर्म फिल करके दे दिया, उसके बाद आपको किसी पेपर की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम के जरिए ही आपकी ट्रांजैक्शन आगे मूव होती है और नेक्स्ट काउंटर पे चले जाते हैं, थर्ड काउंटर पे चला जाता है, आपकी फोटोग्राफ हो जाती है, आपकी फोटोग्राफ उसी फॉर्म पे पेस्ट हो जाती है, पेस्ट होने के बाद आगे नेक्स्ट पे वो प्रिंट हो जाती है, उस पर आपके साइन लिए जाते हैं और इसी तरह से वो सिंपल प्रोसेस जो एक बजाय मैनुअल में बहुत सारे कागजात और फाइलों की शेप में जाता था और आपकी टेबल पे एक पूरी एक वर्कलोड आपको नजर आता था कि जी मेरे पास ये फाइल जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूंगा, या सामने वाला जो देखने वाला है वो भी परेशान, जिसके पास फाइलें पड़ी हुई वो भी परेशान। तो ना कोई फाइल ना कोई पेपर, एक पेपर है जो कि मूव कर रहा है, सिस्टम के जरिए मूव कर रहा है और आपके लिए चीजें आसान होती जा रही है। लेसन मिस्टेक्स। अच्छा, जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो सिस्टम में कुछ ऑटोमेटेड फीचर्स भी होते हैं, कुछ चेक्स होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं। सिस्टम आपको गलती करने पे हम उसमें कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे वो आपकी गलती ना हो, डेटा में गलती ना हो। जैसे मैंने कहा मिस्टर मिसेस, आप अगर जल्दी में कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हो जाती है गलती, लेकिन नॉर्मली आपको सिलेक्शन मिल जाती है मिस्टर मिसेस और आप सेलेक्ट करके उसमें से ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर आपकी एज है, आपको पता ही है नंबर में मुझे डिजिट देना है, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है, आप एज उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास ये गलती के चांस कम होते हैं कि जी फरवरी में आप 31 दे दें। वैसे अगर मैनुअल में जाएं तो आप 31 फरवरी लिख सकते हैं, लेकिन सिस्टम में अगर आप 31 फरवरी देने जाएं तो वो आपसे नहीं लेगा। ये एक ऑटोमेटेड चेक्स हैं जो कि सिस्टम में डेवलप है। इसी तरह से कुछ ड्रॉप डाउन की लिस्ट की मदद से कुछ हम उसमें चेक्स क्वालिटी के लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि हमें ये पता होगा कि नंबर जहाँ जिस फील्ड में टेक्स्ट एंटर होना है उसमें टेक्स्ट ही एंटर हो, जिसमें नंबर एंटर होना है वो नंबर ही एंटर हो। तो काफ़ी चीज़ें हमारी एलिमिनेट हो जाती हैं। और दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर में ये भी फीचर अलाउ करते हैं जी जिसमें स्पेलिंग चेक भी हो जाती है। जैसे वर्ड में आपने देखा है, अगर रॉन्ग स्पेलिंग आप दें तो वो आपको ऑटो करेक्शन शो कर देता है और बता देता है कि जी आप यहाँ पे गलती करने जा रहे हैं और आप उसको ये इसकी एक्चुअल जो वर्ड है या स्पेलिंग है वो ये। तो इसमें सिस्टम के जरिए आपने मिस्टेक्स भी नेचुरली कम कर दी। अच्छा, नो डिले ड्यू टू लॉस्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब पुराने वक्तों में ऐसा होता था, हम अपने वक्तों की बात करें तो उस वक्त ये होता था फाइल आती थी एक, हम कहीं हमने सबमिट करवाई और किसी साहब की वो टेबल पे ट्रे पे रह गई, वो साहब चले गए छुट्टी पे। उस छुट्टी पे जाने के बाद ये हुआ कि वो फाइल तो हम ढूंढते रह गए कहाँ गई। या मैं सपोज करें ऑफिस में जा रहा हूँ और एक जाते हुए एक फाइल मेरे हाथ में है और मेरे किसी कोलीग से बीच में मुलाकात हो जाती है, मुझे चाय पे इनवाइट कर देते हैं कि जी आ जाओ चाय पी लो, फिर बाद में चले जाना। मैं वहाँ बैठ गया, चाय पी, गप्पे शप्पे लगवाई और उसके बाद वो फाइल वहीं पे छोड़ के और मैं रवाना हो गया। तो आपकी फाइल जो थी वो तो मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कहाँ छोड़ के आया हूँ, और आप जब ढूंढने निकलेंगे तो आपका ना तो काम हुआ है और ना वो फाइल मिली है, तो चीज़ें फिर आपको दोबारा से वो सबमिट करनी पड़ती है। तो इस तरह के डिले भी बच जाते हैं।
दूसरा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये क्या चीज़ है? अगर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के जरिए एंटर होती है ना, और इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में बात जब हम करते हैं, वो इसका मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन इंटरनली सब जगह शेयर्ड है। अगर मैंने एक जगह एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है, तो दूसरे डिपार्टमेंट को वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, उसके पास विजिबिलिटी होगी। अब ये नहीं होगा कि जब वो फाइल आगे मूव हो करके जाएगी तो वो वही डेटा दोबारा पंच करेगा। वंस जो इंफॉर्मेशन आ चुकी है वो सबको वही विजिबल है। तो यानी जो इंफॉर्मेशन अगर मैं सिस्टम में देख के बता रहा हूँ या कोई और दूसरा डिपार्टमेंट उसको सिस्टम में देख के बताएगा, तो वो वही इंफॉर्मेशन होगी जो कि सिस्टम में पंच है, ना कि दोनों इंफॉर्मेशन कोई अलग अलग आ रही होंगी हमारे पास। अच्छा, अब कस्टमर का रेस्पॉन्स टाइम कम होगा। आपने देखा होगा नादरा या जो मैंने एग्जांपल दी पासपोर्ट ऑफिस में, निस्बतन पहले से बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। आप जाते हैं, टोकन लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाते हैं, आप नॉर्मली एक दिन में आपका काम हो जाता है। पहले की तरह नहीं होता कि जी आपको दिनों में बुलाया जाए और आप खामखा का इंतज़ार करवाया जाए। और इस सूरत में क्या होता है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो एक कस्टमर जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई होकर निकलता है इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ ये चीज़ें सारी ऑटोमेट हुई हुई हैं। अच्छा, अब इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होगी? क्योंकि सारा सिस्टम जब ऑटोमेटेड है और कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जा रही है, तो जब हर किसी का एक लॉगिन आईडी होता है, जो भी उस सिस्टम में डेटा पंच कर रहा है उसके वो अपनी लॉगिन आईडी यूज करता है। उस लॉगिन आईडी से जो भी वो इन्फॉर्मेशन पंच करता है तो वो डेट और टाइम के साथ वो चीज स्टोर हो जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन किस बंदे ने किस टाइम पे सेव की थी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, और दूसरा इसमें ये भी है कि चीजें जब सिस्टम के जरिए मूव करती हैं तो ये भी पता चल जाता है सिस्टम में कि ये चीज इस बंदे के पास कितने दिनों से या कितने घंटों से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आप अकाउंटेबल भी हो जाते हैं, आपकी विजिबिलिटी सबको नजर आ रहा होता है, जी मेरा डॉक्यूमेंट अभी कहाँ पे विजिबल, कहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है और कहाँ पे रुका हुआ है, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे लोअर इन्वेंट्री स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं और साथ में रिड्यूस लीड टाइम, ये क्या चीज़ है? जब हम किसी फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में नॉर्मली वेयर हाउसेज होते हैं। उन वेयर हाउसेज में आपके प्लांट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे रिलेटेड वो मटेरियल की इन्वेंट्री रखते हैं। उस इन्वेंट्री का मकसद ये होता है कि आपके प्लांट पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इन्वेंट्री रेडिली अवेलेबल हो और आपकी इमरजेंसी मीट हो जाए और आपका प्रोडक्शन का डाउन टाइम ना है, यानी प्रोडक्शन आपकी कम से कम वक्त में बहाल हो जाए। अच्छा, उसके लिए आपको मटेरियल रखने पड़ते हैं। अब वो मटेरियल लोकल भी हो सकता है, लोकल से मुराद विद इन अ सिटी, विद इन और कंट्री, और फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है। जब हम लोकल मटेरियल और फॉरेन की बात करें, लोकल में तो मे बी आप वो एक दिन में अरेंज कर लें, लेकिन फॉरेन मटेरियल बाज़ औक़ात वो 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री जहाँ से आ रहा है, शिप्स कब आ रहे हैं, और उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आपका सिस्टम ऑटोमेटेड होता है तो उससे होता ये है कि आपका जो इंटरनल प्रोसेसिंग टाइम है वो जो दिनों में था वो रिड्यूस होके घंटों पे आ गया। तो आपने वहाँ पे एक तो डेज सेव किए। जब वो डेज सेव किए आपने, अगर सपोज प्रोसेसिंग टाइम पहले 20 दिन लेता था इंटरनल प्रोसेस टाइम, जो कि अप्रूवल का होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो 20 दिन से अगर आपने उसको 2 दिन पे लेके चले गए हैं, तो अब आप जो इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे ना वो मिनिमम स्टॉक के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है मैं इसको जब ऑर्डर करूंगा तो ये मेरे पास 2 दिन में पहुंच जाएगी। मैं क्यों इसकी इन्वेंट्री 100 दिन की मेंटेन करूं? मेरे पास जब मुझे पता है कि 2 दिन में पहुंच जाएगा माल और मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इस पर कॉस्ट भी सेव करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है हमारी। हमारे पास साथ में ये भी रहता है कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास, हम सिस्टम में तो काफ़ी सालों का डेटा मेंटेन किए हैं, तो वो डेटा भी हमारे पास मेंटेन होता है। अब उसका एडवांटेज हमें कहाँ मिलता है? एडवांटेज यहाँ मिलता है कि हमें ट्रेंड्स मालूम करने हैं, कोई एनालिटिक्स करनी है, कोई उस पर चेक करना है कि जी हमारा पैटर्न क्या है, सेल्स का पैटर्न क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैक्ट्री में उसके क्या रीजंस हैं, किसकी वजह से आ रहा है। तो हम वो सारा चीजें अपने हिस्टोरिकल डेटा की मदद से उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जब चीजें सिस्टम के जरिए ऑटोमेटेड हो जाती है ना, तो हम
डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है हमारे पास लोगों की। यानी अब अगर मेरा एक बंदा अगर नहीं आया तो मैं उसकी जगह दूसरा बंदा बैठा के उससे वो काम कर सकता हूँ। या जो अब मैन आवर्स नेचुरली जब सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाते हैं तो मैन आवर्स भी आपके बचते हैं। तो एक बंदा जो किसी एक जॉब पे असाइन था और वो दिन में सिर्फ वही जॉब कर रहा था, ऑटोमेशन के हो जाने के बाद अब उसके पास एडवांटेज ये आ गया कि वो काफी साइड में और भी जॉब्स परफॉर्म कर सकता है जो कि हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी का मैंने आपको तस्करा किया। अगर एक बंदा नहीं आ रहा तो क्योंकि सिस्टम में सारी चीजें मौजूद हैं, अब आपको फाइलें देखने की जरूरत नहीं है, फिजिकल आपके पास कागज हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिस्टम में लॉग इन होंगे, जाके आप किसी भी केस को स्टडी करेंगे, आपको वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इजीली उस पर डिसीजन ले सकते हैं और उसको आगे मूव कर सकते हैं। आपकी इसी तरह से जो ऑपरेशनल डे टू डे कॉस्ट आती है उसमें आप कमी आएगी इससे, क्योंकि आपका सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसी तरह से जो आप डिफरेंट प्रोसेस हैं और अकाउंटेबिलिटी का जैसे मैंने तस्करा किया, वो सारी चीजें हम इन्फोर्स कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जब हम इंटीग्रेट की बात करते हैं मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन की, तो हमारे पास सिस्टम जब ऑटोमेट होने के बाद हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दें और उसका डेटा उठा के हम कहीं और यूटिलाइज करें और उसको इजीली यूज कर सकें। अच्छा, अब इन सारी चीजों का जो बेनिफिट मिलता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, रियल टाइम पे डेटा मिल रहा है, और हमारा ना सिर्फ एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है, इसमें हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। और हमें आजकल जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है कि जी अगर हम सर्विस दे रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आप बिजनेस लूज कर जाते हैं। इसी तरह से आपका अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस पे नेचुरली उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। आगे हम चलते हैं कि इसमें बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में ये क्या चीज है। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से आप ये सोचें कि जी मैं अपने बिजनेस में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं मैं उसको ऑटोमेट कर लूं और डिसाइड कर लूं वन डे कि जी उठा मैं और मैंने कहा कि जी हमारे सारे प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं। आपको पहले उसकी बेस लाइन बनानी पड़ती है। सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट है। अगर आपका ये चीज टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है और वो कमिटेड है कि जी हाँ आप इन प्रोसेस को ऑटोमेट करें और ताकि हम सब उसको यूज करें। दूसरा, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं जो कि उसमें, जैसे मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात की, क्योंकि जब प्रोसेस चलता है ना उसमें हमने देखा कि एक डिपार्टमेंट का रोल नहीं होता, मल्टीपल डिपार्टमेंट का रोल होता है। मैं एग्री हूँ प्रोसेस चेंज करने के लिए, लेकिन कोई और डिपार्टमेंट है वो नहीं चाहता कि विजिबिलिटी हो, वो नहीं चाहता कि कोई ट्रांसपेरेंसी हो, और वो उसमें कोई चाहता कि जी हम उसको ना करें ऑटोमेट, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसको प्रॉब्लम्स होंगी, या कुछ रिलक्टेंट होते हैं लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो काफी चीजें होती हैं जो कि उसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो एक रिक्वायरमेंट आती है वो आती है चेंज मैनेजमेंट की। यानी आपको एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस करवाना पड़ता है, एक आपको इंटरनल मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं, सेशंस करने पड़ते हैं, ताकि आप तमाम डिपार्टमेंट, तमाम जो एम्प्लॉयज हैं ऑन बोर्ड हो, जिनका उस प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट में रोल है। जब तक वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन सबका एक जगह पे शामिल होना लाजमी है ताकि आप एक बिजनेस गोल जो है उसको अचीव करें। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि आपके मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, टॉप डाउन ये चीज आए, और टॉप से जब एक चीज आती है तो उसमें फिर सबके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है कि जी उसको अडॉप्ट करें, और फिर उसमें चीजें जो है थोड़ी सी स्मूथ फंक्शन करना भी शुरू कर देती हैं। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे किया जाए। नेचुरली बिजनेस प्रोसेस आपके पास चल, तो काम आप कर रहे हैं, चाहे पेपर पे कर रहे हैं या किसी भी तरह भी फाइलों में कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको वो उसका प्रोसेस बनाना है कि वो चल कैसे रहे। अच्छा, अब उसके लिए आप पेंसिल और पेपर लें और उस प्रोसेस के स्टेप्स को लिखना शुरू कर दें। एक तरीका तो ये है कि आपने पेपर पे एक फ्लो बनाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। दूसरा, आप ये देख रहे हैं इसमें जो पोस्टेड के साथ एक सिंपल दिया गया है प्रोसेस का कुछ स्टेप्स जो हैं, आपने हर स्टेप को एक पोस्टेड चिट पे लिख दिया। उस स्टेप को लिखने के बाद अब आप इसकी सीक्वेंसिंग करें। सीक्वेंसिंग करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी चीज कहाँ से होती हुई किस तरफ जा रही है।
अच्छा, फिर उस जब ये सीक्वेंस बन जाए, फिर आप एक ड्रिल करें, एक ऐसी ड्रिल, उसमें थॉट प्रोसेस चलाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स थॉट प्रोसेस ये चलाएं कि जी हम इस प्रोसेस में से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है हर प्रोसेस में जो स्टेप हो लाजमी भी हो। अगर आपने ऐसे किया हुआ है कि जी एक प्रोसेस में है कि फाइल एक जगह साइन होगी, दूसरे स्टेप में वो स्टैंप होगी, अब उसका डेस्क अलग बना हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो स्टैंप वाला जो डेस्क है उसको मर्ज कर लें जो जहाँ पे साइनिंग हो रही है, ताकि आप प्रोसेस का टाइम रिड्यूस कर सकें, बजाय इसके कि आप वो फाइल मूव करें। तो इस तरह से जब आपकी स्टेप्स आप लिस्ट डाउन कर लेंगे, लिस्ट डाउन करने के बाद उस पर थॉट प्रोसेस चलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो ऑटोमेशन में लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है ना, वो उसी को जाके ऑटोमेट कर देते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने फिर इम्प्रूवमेंट तो नहीं की, आपने कोई उस पर वैल्यू एडिशन तो नहीं की। वैल्यू एडिशन तो वो है जब आप उस प्रोसेस को लिखें, उस पे जो भी जिस तरह से सीक्वेंस में चल रहा है, फिर उसमें आइडेंटिफाई करें कि हम कौन से स्टेप्स को एलिमिनेट करके इस प्रोसेस को मजीद बेहतर कर सकते हैं और रिजल्ट फास्टर पेस पे हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की जो हमारे पास चीजें हैं, हम अपने करंट प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करके हमने लिख दिया। उसके बाद जो टास्क उसमें मौजूद हैं, उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसको हम ऑटोमेट करें। ऑटोमेट करने के लिए जब आपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप उसमें से देखें कि जो ऐसी चीजें जो कि इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर रही हैं, आप उनको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट का मतलब कि मे बी उस प्रोसेस की जरूरत ही ना हो, मे बी आप उस प्रोसेस को किसी के साथ स्टेप को मर्ज कर दें ताकि वो जल्दी प्रोसेस हो जाए। फिर उसमें आप टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कि कौन से टूल के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चेंज मैनेजमेंट की मैंने बात की थी। चेंज मैनेजमेंट में हमेशा रेजिस्टेंस आएगी। जब भी आप कोई चीज चेंज करने जाएंगे, वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। वो आपके अपने एम्प्लॉयज की तरफ से भी मिल सकती है, अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी मिल जाती है, क्योंकि एक काम जो स्मूथ किसी तरीके से हो रहा होता है, तो उसमें आप लोग नहीं चाहते कि वो उस पर किसी भी तरह की कोई चेंज आए, और उनका काम जो है वो बेशक आसान हो रहा हो, लेकिन वो एक ट्यून अप हो चुके हैं कि जी मुझे इसी तरह से इसको प्रोसेस करना है। तो वो वहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, अपनी टीम को लेके साथ लेके चलने की जरूरत है कि उसको आप एग्री करवाएं और डिस्कशन करके उसको कोई ऐसा आप स्टेप पे आके जमा हो जाए जहाँ पे सबके लिए बेनिफिट हो। जब ये चीजें आप मैप कर लें, उसके बाद मॉनिटर एंड मेजर करें, उसको देखेंगे क्या वो उससे फायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक बार आपने अगर इस चीज को अचीव कर लिया तो आप कहें जी मैंने बस इंप्रूवमेंट ला चुका हूं मैं अपने सिस्टम पे। नहीं, आप भी जब साइकिल चलाएंगे, नेचुरली आपको कुछ अरसे बाद ये चीज पता चलेगी, कुछ लूप होल्स नजर आएंगे, कुछ में भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आए, और आप देखेंगे कि जी मैं इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो उस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के साइकिल चलाएं। और ये सारा कैसे होता है? ये चेंज मैनेजमेंट के जरिए होता है। उसमें फिर आप क्या करते हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर को वो चीज आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जी ये देखें यहाँ पे ये बॉटलनेक है, अगर हम इसको इस तरह से करेक्ट कर लें तो मे भी बेहतर हो जाए। अच्छा, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को क्यों लूप में लेना लाजमी है? क्योंकि मे बी जो चीज आपके लिए आसानी पैदा कर रही हो उनके लिए डिफिकल्टी पैदा कर रही हो, और उनका प्रोसेस टाइम इंक्रीज हो रहा हो, तो उस तमाम स्टेक होल्डर्स का एक जगह पे आना लाजमी तौर पे। उसके बाद आप ये जो इम्प्लीमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड अपडेट रेगुलरली, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल है जो कि आपको बार बार रिपीट करनी। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या आएंगे आप जब इसको करेंगे? आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो अभी चल रही हैं उसमें आपके नेचुरली कंट्रोल्स आएंगे, आपको पता चल रहा होगा मेरी चीजें कैसे मूव हो रही हैं, मेरा सिस्टम किस तरह से चल रहा है। कोई नया आने वाला बंदा है, आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, उसको पता चलेगा उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है। अभी आजकल क्या होता है, अगर जहाँ पे ये चीजें इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वहां पे बंदा बस बैठा होता है कि जी देख रहा होता है कि फाइल कैसे चल रही है, कैसे मूव हो रही थी, उसको प्रोसेस का नहीं पता होता। बस प्रोसेस ये है कि ये फाइल इधर से उठी, दूसरी टेबल पे गई, दूसरी टेबल से उठ के तीसरी पे गई, और इसी तरह से चलता रहा। तो वहां पे जो वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा होता है, बजाय इसके कि सिस्टमेटिक वे में ये प्रोसेस है। तो इसको डॉक्यूमेंट करना
एक लाजमी है, ताकि आप इनको इसको चेक भी कर सकें, उस पर चेक एंड बैलेंस भी हो। उसके बाद जो हमारे रिडंडेंसीज है, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही डिपार्टमेंट में फाइल 3-3 जगहों से रिव्यू हो रही है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास एक डिपार्टमेंट में एक फाइल रिव्यू के लिए गई और वहाँ पे एक ऐसा बंदा जो कि नॉमिनेटेड है कि जी इसको रिव्यू कर सकता है, तो उसके 3 बंदों से रिव्यू करवाने की क्या ज़रूरत है? उसका एक ही बंदा रिव्यू करे, ताकि इस प्रोसेस को मिनिमाइज किया जा सके। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास टूल्स हैं जो कि आप जो बिजनेस प्रोसेस की मैपिंग करते हैं, तो आपको हेल्प आउट करते हैं उनको डायग्राम की शेप में कन्वर्ट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, ल्यूसिड चार्ट है, स्मार्ट ड्रॉ है, क्रिएटली है, सी फ्लो है। ये आपको जब आपने इस प्रोसेस बनाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज करते हुए अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मैप कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने चाहते हैं। अब किस तरह से इम्प्रूव करेंगे? पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपको चेंज कहाँ लानी है, कहाँ से इम्प्रूवमेंट लानी है। फिर उसको कम्युनिकेट करें, बताएं कि जी ये चेंज किस वजह से लाई जा रही है। जब ये चीज़ का आपको पता चलेगा तो उसके बाद आप जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर बैठें और उस पर देखें कि हम किस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ KPIs डिफाइन करें। KPIs हमारे पास होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, आप बताते हैं कि जी मैं कितनी एफिशिएंसी और मैं अभी तो ये काम कर रहा हूँ 8 घंटे में, और इस प्रोसेस के इस इम्प्रूवमेंट के बाद क्या मैं इसको 1 या 2 घंटे पे ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। मैंने एक अपना KPI डिफाइन किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो KPIs की एग्जांपल है, हम साइकिल टाइम कर सकते हैं, चेंज ओवर टाइम कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस, और दूसरा फिर हमारे पास प्लान्ड वर्सेस इमरजेंसी मेंटेनेंस है। अब ये सारी चीजें पहले क्या हो रही हैं और इस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बाद हम उसमें कितनी बेहतरी ला रहे हैं, वो हम सारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें एज इज टू बी। अब जो एज इज और टू बी, ये क्या चीज है? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके पास या प्रोसेसेस चल रहे हैं और उसको आपने मैप किया है, वो तो आपका हो गया एज इज, यानी जो इस वक्त चल रहा है एज इज, उसे हम कहेंगे। और होना क्या चाहिए, जिसको हम इम्प्रूव करके लाएंगे, वो टू बी होगा। अच्छा, टू बी बिल्कुल कॉपी नहीं होगा एज इज का, उसमें आपको नेचुरली इंप्रूवमेंट लाने हैं। अब उसको क्या करना है, आपको उसमें सजेस्ट करना है कि इंप्रूवमेंट किस किस के एरिया में आप लाएंगे। उसमें आप ये सजेस्ट करेंगे कि जी गैप्स कहाँ पे हैं जिनको फिल किया जाए, कोई ऐसी चीज मिसिंग तो नहीं है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करके और चीजें बेहतर तौर पे हासिल कर सकें। तो आपके पास एक एज इज की एक्सरसाइज होती है कि आप फर्स्ट फेज में आप तमाम अपने बिजनेस प्रोसेसेस वो उसको लिस्ट डाउन करते हैं। सबसे पहला काम, लिस्ट डाउन करने के बाद आप उनकी डिटेल्स मैपिंग करते हैं हर प्रोसेस की। हर प्रोसेस को मैप करने के बाद फिर आप उसमें हर प्रोसेस को 1 बाय 1 गो थ्रू करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट या सजेशंस रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप किस तरह से इसको अचीव करेंगे? एक तो जो प्रोसेस चल रहा है उसको ऑब्जर्वेशन की जाए, उसकी मैनुअल प्रोसेस की बात हो रही है। आप बंदों से इंटरव्यू करें, जो आपके एम्प्लॉयज उस पर काम कर रहे हैं, जो कस्टमर उस पर जिनको बेनिफिट हो रहा है या जो उसके बेनिफिशरीज हैं, उनसे आप इंटरव्यू करें, जी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा होगा अक्सर कस्टमर फीडबैक और आपको फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स में भी जाएं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एक छोटा लेबल रखा होता है जिसमें आप अपने कमेंट्स लिख के आ जाते हैं। तो बेसिकली फीडबैक है फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो लोगों के इनपुट्स लें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से इसको इम्प्रूव करने जाएंगे तो उसमें फिर भी गैप्स रह जाएंगे। मे बी वो आपके लिए तो बेनिफिशियल हो, लेकिन साथ में आपके एम्प्लॉयज जिन्होंने काम करना है या जिन कस्टमर ने उससे रिजल्ट लेना है, वो उनके लिए हेल्पफुल ना हो। तो ये स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है तमाम बिजनेस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट। अच्छा, अब इसमें जो एज जब आप बना रहे हैं, इसमें देखना ये है कि जो मैं प्रोसेस अभी चला रहा हूँ, मे बी आप
सिस्टम के जरिए अगर मैं ऑर्डर बुक करवा रहा हूँ कोई भी, और मैंने डिलीवरी टाइम दिया हुआ है 2 डेज, क्या मैं 2 डेज का टाइम अचीव कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो आप देखें कि डेडलाइंस जब आप मीट नहीं करेंगे तो कस्टमर आपका नेचुरली परेशान होगा। और आजकल जिस तरह का कंपटीशन है, अगर चीज डिलीवरी डेट पे ना डिलीवर हो तो आप स्विच कर जाते हैं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ या दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आप कहते हैं मुझे इससे सर्विस लेनी नहीं है। वजह क्या है कि आपने कमिटमेंट जो की थी उस पर आप फुलफिल नहीं हुए। इसी तरह से कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो टाइम कंज्यूमिंग है और जिनकी वजह से डिले आ रहा है? और इसी तरह से कोई ऐसा स्टेप जिसमें आपका टाइम और पैसे दोनों ही आपके बर्बाद हो रहे हैं, और उसमें क्यों हो रहे हैं, रीजन आपको ढूंढना है इसी एक्सरसाइज के दौरान। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट की जब हम बात करें तो उसमें जो भी हमारे चीजें हैं हमने लिस्ट डाउन कर लिए, अपने आइडियाज लिस्ट डाउन कर लिए, बिजनेस प्रोसेस को मैप कर लिया, एज इज टू बी दोनों को किया। अच्छा, इसमें हमेशा कोशिश ये कीजिएगा सबसे छोटे प्रोसेस हैं पहले उनको देखें, ताकि आप उस एक्सरसाइज में गो थ्रू हो जाए। अगर आप एकदम से बड़े प्रोसेस को लेके बैठ जाएंगे तो एक तो कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाएंगे और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप इम्प्लीमेंट क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उठाएं छोटा प्रोसेस जो सबसे सिंपल हो, उसको पहले इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उसमें देखें आप कहाँ तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर उस प्रोसेस को इन्फोर्स करें कि हाँ जी, अब हमने इसमें जो चेंज लाए हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएं, और उसके फिर बेंचमार्क मैट्रिक्स की सूरत में जो हमने केपीआई बात की वो आप डिफाइन करें और उसको लेके चलें। अच्छा, कुछ ऑटोमेशन की जो इंडस्ट्री वाइज कुछ हम अगर देखें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, इंजीनियरिंग चेंज कंट्रोल है, प्रोडक्ट असेंबली आ गई हमारे पास, फाइनेंस में इनवाइस का प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, बिलिंग का है, हेल्थ में आपका मेडिकल असेसमेंट देखें, ड्रग अप्रूवल है। अब हमारे यहाँ तो ड्रग अप्रूवल वैसे नहीं होता, लेकिन काफी बड़े हॉस्पिटल्स में ये चीजें सारी प्रोसेस के थ्रू जाती हैं। बैंक्स में आ गया, इसी तरह ट्रेवल में आपके देखें एजेंट बिलिंग आ गई, ट्रिप बुकिंग आ गई। आप सारी चीजें आजकल ये ऑनलाइन कर रहे हैं और ये सारी चीजें प्रोसेस होके आप देखते हैं कि आपके पास बिल्स घर पे आ जाते हैं और इनवाइसेस आप पे करके या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ही पे करके इसको अचीव करते हैं। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट आता है हमारे पास। यहाँ पे प्रोक्योर टू पे का साइकिल चलता है एक पूरा। प्रोक्योर टू पे का साइकिल ये है कि आप अपनी रिक्वेजिशन इनिशिएट करते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, उस रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करने के बाद आप उस पे आरएफक्यू फ्लोट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाई जाती हैं। उस प्रोसेस के बाद उसकी बिड्स आती हैं, बिड्स ओपन होने के बाद उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, वो उसमें स्पेक्स और उसकी अमाउंट दोनों को कैटर करती है। उसके बाद जब आप फाइनल कर लेते हैं, रिकमेंडेशन दे देते हैं, उसके बाद आपका परचेज ऑर्डर बनता है और वो किस वेंडर को जाना है वो आपकी रिकमेंडेशन की बेस पे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो रिकमेंडेशन होती हैं कुछ टेक्निकल बेस्ड होती हैं, कुछ फाइनेंशियल बेस्ड होती हैं। टेक्निकल पे टेक्निकल वाला इनपुट देता है, फाइनेंशियल पे फाइनेंशियल वाला इनपुट देता है तो ये सारी चीजें इसमें थ्रू सिस्टम के हो रही होती हैं। सेल्स और मार्केटिंग का देखें, प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोसेस आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ गया, इसी तरह से रिसर्च प्रोसेसेस हमारे पास आ गए। अच्छा, अब इसकी मॉडलिंग की अगर टेक्निक देखें हमारे पास, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं अच्छा, अब बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे यूज किए हुए हैं, जैसे फ्लो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट जिसमें सर्कल्स से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। एक्टिविटीज को अगर देखें तो रेक्टेंगल और राउंडेड विद राउंडेड कॉर्नर्स जो हैं उससे किया गया है। कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आप देखें कि आपके पास एरोज का यूज किया गया है, और उसके साथ साथ आप देखें कि जो पूल्स ग्राफिक कंटेनर्स हैं उसमें स्विम लेंस हैं। इसी तरह से जो भी आपका डायमंड बना हुआ है एक ये रेक्टेंगल, तो उसमें आप देखें ये डिसीजन बॉक्स के तौर पे यूज होता है। तो ये सारी चीजें, हर बॉक्स की अपनी एक पहचान है और उस को रिप्रेजेंट करती है किसी एक खास चीज को। इसी तरह से यहाँ पे देखें एक सिंपल आपको प्रोसेस दिखाया गया है। अब इस प्रोसेस को अगर देखें तो आपके पास 3 बॉक्सेस शो किए गए हैं। सबसे पहला देखें एम्प्लॉय को शो किया गया है, तो उसका सुपरवाइजर शो किया गया है, और उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप कोई एक एम्प्लॉय कुछ खर्चा करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। उस फॉर्म, ये ऑनलाइन फिलिंग की बात हो रही है, सबमिट फॉर्म किया उसने, जब फिल किया तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो उसके सुपरवाइजर के पास आ गया अप्रूवल के लिए। अब सुपरवाइजर उसको चेक करेगा क्या ये एक्सपेंस कर सकता है नहीं कर सकता। अगर तो नहीं कर सकता
तो वो नो कर देगा और उसका इंटीमेशन नोटिफिकेशन टू एम्प्लॉय चली जाएगी, वो 1.4.1 पे अगर हम देखें इस तरह। अच्छा, अब अगर ये यस कर देता है तो ये आपके पास सबमिट अथराइज एक्सपेंस के पास चला जाएगा। उसके बाद जाने के बाद ये क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा, जो उसको रिसीव हो जाएगा फॉर्म, और वो तमाम एक्सपेंसेस को लॉक करेगा, पेमेंट करेगा, और जब पेमेंट हो जाएगी तो एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन चला जाएगा, जी आपकी ये पेमेंट हो चुकी है। तो ये प्रोसेस का देखें, ये फ्लो किस तरह से चला है। अब 3 इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। ये फ्लो एक जगह से चलता है, दूसरी जगह पे जाता है, वहां से फ्लो होता हुआ एक थर्ड पे आता है, और ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपने अपना पूरा प्रोसेस डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में भी हमारे पास इसी तरह से जो फ्लो ऑब्जेक्ट्स ओवल का बनाया गया है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एरोज उसी तरह से लाइन कनेक्टर के तौर पे यूज होते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया इनपुट एंड आउटपुट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेक्टेंगल आ गए, डायमंड जो है वो डिसीजन बॉक्स के लिए आ गया, और इसी तरह ये स्टॉप जहाँ प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वहां भी ओवल शेप आ जाता है। तो ये एक तरीका इसका ये है। एक तरीका हमने पीछे डायग्राम में देखा कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सिंपल एक बिजनेस प्रोसेस बिफोर और आफ्टर दोनों पिक्चर दिखाई गई हैं। एक मैनुअल डिलीवरी प्रोसेस है, पेपर पे आया, क्लर्क ने उसको मैच किया, पेपर से मैच किया, उसको देखा सारी चीजें सही है नहीं है, फिर मैनुअल फॉलोअप किया, फिर स्टोरेज उसको एक फाइल में लगा के कहीं पे सारे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको एक जगह रख दिया, फिर उसकी इनवाइसेस पे की। अच्छा, अब इसको जब ऑटोमेट किया गया तो ऑटोमेट में क्या हुआ कि जी इनवाइस सिस्टम के जरिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है एक, आपने फिल किया, इनवाइस आपके पास आ गई। उसके बाद ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट राउटिंग, यहाँ पे वर्कफ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। वर्कफ्लो में ये होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे एक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जिसका एक्शन है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली उनके पास वो मूव हो जाएगा, और विद इन अ सेकेंड्स मूव हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि फिजिकल फाइल लेके जाने की जरूरत है, वो प्रोसेस फिल होके आगे चला गया, नेक्स्ट में आपने चला गया अकाउंट पेबल पे, उसने उसकी पेमेंट्स वगैरह जो प्रोसेस करनी थी वहां पे। ये देखें जो ऊपर वाले स्टेप में ये अगर सर्टेन डेज पे जा रहा था, वो अब 45 मिनट्स में वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आप एफिशिएंसी इस तरह से अपने सिस्टम में ला सकते हैं। अब ये सिंपल अगर प्रोसेस हम देखें क्यू मैनेजमेंट का, पहले हम बैंक्स वगैरह में जाते थे और आपने देखा होगा कि लाइनें लग जाती थी बड़ी बड़ी, और लाइन लंबी से लंबी होती जाती थी। फिर कोई साहब उस लाइन में से अगर निकल गए तो फिर उनको आने नहीं दिया जाता था, और धक्कम पेल बड़ी होती थी कि जी नहीं आप पहले नहीं आए थे, मैं पहले आया था, और इस तरह की सूरत हाल होती थी। लेकिन आजकल जो आप देखें वहाँ पे क्यू सिस्टम और टिकट टोकन आपको मिल जाता है। उस टोकन अब इस ऑटोमेशन से पहले देखें आप कहीं उस लाइन को छोड़ के जा नहीं सकते थे, आपका लिए मैंडेटरी था कि उस लाइन में खड़े हो। लेकिन जब यही चीज ऑटोमेट हो गई, आपका टोकन जनरेट हो गया सिस्टम के जरिए, टोकन नंबर जनरेट हो गया, नंबर आपको अलोकेट हो गया, आप क्यू में अब वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, ताकि आपका जब नंबर आता है अब आप आराम से किसी भी जगह जाके बैठ सकते हैं। इवन ये भी है अगर आपका नंबर काफी लेट है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जी मैं अगर कोई काम है मैं दूसरा काम करके आ जाऊं तो मुझे वही टोकन नंबर अलॉटेड है, मैं उसी सीक्वेंस में आके अपनी काम जो भी है उस प्रोसेस को फॉलो कर लूंगा, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपका ना सिर्फ जो स्टाफ था उसके लिए भी आसानी हो गई उस पूरे मजमे को हैंडल करना, और आपके लिए भी ये इजी हो गया कि जो कस्टमर है वो आपका मुतमईन है। अब आपने देखा होगा वेटिंग एरिया में टीवी लगे होते हैं, लोग टीवी एंजॉय कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है, कोई चीजें चेक कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ये एक सिंपल लीव का प्रोसेस है। अगर हम देखें कि एम्प्लॉय एक लीव अप्लाई कर रहा है, किस तरह से लीव अप्लाई करेगा, उसने एक लीव रिक्वेस्ट भरी, उसके बाद लीव अप्रूवर के पास चली गई, जिस बंदे ने उसकी लीव अप्रूव करनी है, मे बी उसका सुपरवाइजर या मैनेजर है, वो अगर अप्रूव कर देता है तो यस पे अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा आपके पास। अगर वो अप्रूव नहीं करता, रिजेक्शन में डाल देता है, तो वो प्रोसेस वहां पे एंड हो जाएगा। उस पर अगर आप इंटीमेशन देना चाहते हैं एम्प्लॉय को तब भी चला जाएगा। तो ये चीजें प्रोसेस को मैप करने के लिए ये चीजें आप यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस है। पहले आप लाइनों में लगते थे, फॉर्म्स फिल करते थे, आजकल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन सबमिट के बाद सिस्टम ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि जी ये
क्वालिफाई करता है नहीं करता, अगर नहीं करता तो आपको रिजेक्शन नोट आ जाता है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको कैटेगरी वाइज वो लिस्ट डाउन भी कर देता है कि जहाँ जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप उसको लेटर भी आपको मिल जाता है और ये प्रोसेस एंड हो जाता है। तो छोटे छोटे प्रोसेस हैं ये, इनको अगर आप स्टार्ट करें और देखें तो आप इस पे नेचुरली इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू। इसमें कोई फर्दर कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो उसमें हम जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इट वाज अ वेरी वेल वर्स्ड सेशन सिंस you're an expert in the field, so बड़ा हैंड्स ऑन किस्म का सेशन था आपका। सर थैंक यू। पहला सवाल तो मेरा अपना सर कि हमारी जो प्राइम ऑडियंस है दे आर प्राइमरली स्टार्टअप्स, नए बिजनेस हैं, सो आप इन्हें क्या एडवाइस करेंगे? आप आपकी इनके लिए क्या प्रैक्टिकल एडवाइस होगी कि जिस टाइम ये बिजनेस प्रोसेसेस अपने बना रहे हो ऑन पेपर तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, फिर जब उन्हें ऑटोमेट कर रहे हो तो वो किस तरह से करें? देखें, सबसे पहले जो भी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करना चाह रहे हैं ना, वो उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। आप वो जरूर नहीं है किसी भी इंडस्ट्री का प्रोसेस कोई उठाएं, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, इवन अपने घर में भी आप देखें काफी प्रोसेस चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कोई भी काम हो रहा है, आपको एक रूटीन बनी है, आपने सुबह उठना है आपने ऑफिस जाना है, उसके लिए आपने नाश्ता करना है, एक सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं और उसी के जरिए आप चलते जाते हैं। इसी तरह से स्कूल की फीस जमा करवानी है, उसका भी एक प्रोसेस है, आपको पता है जी, मंथ या बिल आता है आपके पास मंथली, आप इलेक्ट्रिकल बिल आ गया आपके पास, अब उस प्रोसेस आपको पता है जी, मैं सुबह उठूंगा बिल जमा कराने के लिए बैंक में जाऊंगा, बैंक जमा में टोकन लूंगा, टोकन के बाद मैं सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। तो इन छोटे छोटे प्रोसेसेस को उठा के पहले वो मैप करना शुरू करें उस टूल्स के माध्यम से। एक तो पेपर पे भी कर सकते हैं हाथ के साथ, लेकिन ये जो टूल्स हैं हमें इससे एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपने एक एज इज, जैसे मैंने बात की, आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मैप कर लेते हैं, एज इज कर लेते हैं, और उसमें उसी की कॉपी बना के फिर उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएं तो आपको टूल्स में आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि पेपर पे फिर आपको रीड्रॉ करना पड़ता है, सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो है ये काफी इसमें हेल्प करता है, इसमें इजीली आपके पास। अच्छा, अब इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो सिंपल फ्लो चार्ट जैसे हमने किया कि एक फ्लो आपने दिखा दिया, दूसरे हमारे पास जो जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया था, आपने देखा होगा लीव वाला या एडमिशन वाला जो प्रोसेस था, उसमें हमने स्टेक होल्डर, सुपरवाइजर को भी शो किया, एम्प्लॉय को भी शो किया, हर किसी के पार्ट का एक्शन बता दिया। तो जरूरी नहीं आप बॉक्सेस की शेप में जाए, पहले आप उस आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर कौन सा है, फिर आप इवन सिंगल लाइन में भी उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। बिफोर ड्राइंग एनीथिंग आप उसको उस चार्ट, फ्लो चार्ट की शेप में लाएं, आप स्टेप्स लिख लें जी, ए ने क्या स्टेप करना है, स्टेक होल्डर ने, बी स्टेक होल्डर ने क्या करना है, सी स्टेक होल्डर ने क्या करना है। तो एक तो यहाँ से आपको इजी मिल जाएगा। दूसरा, किसी भी बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं तो वहां पे आप उनके प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नॉर्मली जो एचआर के प्रोसेसेस हैं वो देखिए सब जगह सेम होंगे, जिसमें एचआर के प्रोसेस में क्या आ जाता है, लीव प्रोसेस आ गया, हायरिंग प्रोसेस आ गया। अब ये कॉमन प्रोसेसेस हैं जो कि जहां भी एचआर होगा वो प्रोसेस चलेगा, जहां भी आपका हायरिंग का प्रोसेस है वो वहां पे होगा, वहां पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, ये सब जगह कॉमन होगा। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होंगे। कुछ चीजें जो डिफर कर जाती हैं वो आ जाती हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और एक कोई ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर है, तो वहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अलग होगा, सर्विस डिलीवरी का प्रोसेस अलग हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो नेचुरली वो थोड़ा सा उसमें नेचुरली टाइम लगेगा आपको जब तक आप उस प्रोसेस में इन हो। और दूसरा, इसमें हमने बात की क्वेश्चंस, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको यूज करते हुए उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। जहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है तो वो फिर आप उनकी जो टीम्स उस पर काम कर रही हैं उनसे आप क्यूरीज कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट से डिस्कशंस कर सकते हैं ताकि आपको उसमें बेनिफिट मिल सके। Very thorough answer, sir. ये अनवारुल हक हैं, he is a very active participant of Startup Summer School. ये पूछ रहे हैं, could you suggest or recommend best process for automation of an Android or App Store app? We have developed our education app. देखिए, इसमें नेचुरली जब हम एजुकेशन ऐप की बात करते हैं और एंड्रॉयड पे बात करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट किसी न किसी बेस पे की जाती है, यूजर रिक्वायरमेंट पे होती है।
आप ये फोर्स ही कर रहे होते हैं और किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए होती है। जब आपको प्रॉब्लम पता है कि जी मैं किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप विदाउट एनी थॉट के जी मैं मुझे टारगेट मेरा क्या है, आपका गोल क्या है, आप उसे अचीव करना क्या अचीव करना चाह रहे हैं, जब तक वो आपके सामने नहीं होगा तो आप उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले आप उस टारगेट अपना लिखें जो कि गोल है कि आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप देखें, और आपका टारगेट जो मार्केट है वो क्या है, क्योंकि मे बी एक एप्लीकेशन ऐसी बनाई आपकी, जिस तरह से आपने कहा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपका फोकस है वो स्टूडेंट जो कि या तो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, अब जिस भी लेवल की हो, डिपेंड करता है। एक प्रोफेशनल भी एक एजुकेशन एप्लीकेशन यूज करते हैं। हम देखें आजकल जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं वो वहाँ पे लर्निंग ही है। मैं खुद उसको ऑप्ट करता हूँ। बीइंग ए प्रोफेशनल 20-25 साल गुजारने के बाद हम फील्ड में हम भी उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो ऐसी चीज सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को देखें और फिर उनको देखें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और दूसरी एप्लीकेशंस जो उस ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट कर रही है, उनको देखने के बाद आप फिर डिसाइड करें कि जी आप किस तरह मूव करना चाह रहे हैं। Very well, ji. Anwar, I hope your question got answered. With this, we conclude this day. Today it was the 16th day of Startup Summer School. I hope you guys are enjoying the journey and learning as well and building your startup as well. Sir, thank you so much for joining us. Thank you so much for sharing your knowledge. It was a wonderful session, and we'll definitely love to host you again. Thank you very much, Faisal bhai. Thank you very much, audience. Sir. Thank you. Thank you very much, everyone. Signing out for the day. All the best. Good day, everyone. Allah Hafiz.